इस लेक्चर में हम 11 क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टाइकोमेट्री इसका मतलब क्या होता है। स्टाइकोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स स्टाइकोन मीन्स एलिमेंट एंड मीट्री मीन्स मैयर। मतलब ये कि जो स्टाइकोमेट्री है एक यूनानी ज़बान के दो जो वर्ड्स हैं उससे ड्राइव्ड हुआ है, जिसमें जो स्टाइको उसका मतलब होता है एलिमेंट और जो मीट्री उसका मतलब होता है मैयर यानी कि पैमाइश। तो स्टाइकोमेट्री से मुराद है एलिमेंट की पैमाइश। Collectively, स्टाइकोमेट्री मीन्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि मजमूई तौर पर स्टाइकोमेट्री से मुराद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि इसकी जो मिकदारी पैमाइश है। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हम जितने जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी मिकदार को और उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उसकी जो मिकदार को हम नापते और हिसाब लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। Stoichiometry is the branch of chemistry in which the relationship between the amounts of reactants and products in a balanced chemical equation is studied. स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती हैं जिसमें केमिकल इक्वेशन के दौरान जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका मुतालिया किया जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जब कुछ खास मिकदार में जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसके बदले में हमें कितनी जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट है वो ऑब्टेन होती है, हम इसका मुतालिया करते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की मिसाल दें तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने जो ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कितने ग्राम वाटर बनेगा। ये सपोज हम एग्जांपल करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट लाइन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। यानी कि एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हर किस्म की जो एटम यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड पर जो एटम्स की तादाद होती है वो इक्वल होती है। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर 2 एटम्स हैं तो राइट हैंड साइड पर भी 2 एटम्स ही होंगे ताकि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना सके। नेक्स्ट लाइन इट हैज डिफाइंड रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जस्ट एज कंपाउंड्स हैव डिफाइंड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जिस तरह एक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स की जो रेशियो वो डिसाइड पहले से होती हैं, इसी तरह इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रेशियो है उसको हम पहले से ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की मिसाल लें तो इसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है और इसकी जो रेशियो ना हमेशा बरकरार ऐसे ही रखी जाती है। और ऐसी जो रेशो होती हैं ये हम दूसरी सब्सटेंस के जो मैस होता है या मोल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट्स की मिकदार हो तो हम बाकी सब्सटेंस की जो मिकदार है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये कि जो स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन है ये 2 लॉ को ओबे करती हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मैटर मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब इस लॉ के मुताबिक जो मैटर है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ जो उसकी जो शेप है वो हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको स्टाइकोमेट्री के टर्म में इसको डिफाइन करें, it states in terms of stoichiometry that the total mass of reactants is equal to the total mass of products in a balanced chemical equation। मतलब इस लॉ स्टाइकोमेट्री के टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स का जो कुल मैस होता है वो प्रोडक्ट्स के कुल मैस के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की मिसाल लें, यानी कि अगर हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये रिएक्टेंट है हमारे पास, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि वाटर वो भी 10 ग्राम ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय मैस। इस लॉ के मुताबिक जो एक प्योर सब्सटेंस होती है, प्योर कंपाउंड होता है, हमेशा एक ही तनासब से
जो एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल लें तो ये हमेशा एक इसमें हिस्सा कार्बन का होगा और 2 हिस्से इसमें ऑक्सीजन के होंगे। यानी कि इसके अगर हम रेशो की बात करें तो 1:2, ये इससे ना कम होगी रेशो और ना इससे ज्यादा होगी।